हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन भी एकदम अच्छी चल रही होगी। और फिलहाल आप सभी जो क्या क्या चीजें पढ़ रहे हो, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे रहे हो, वो सभी मुझे भी बता देना, क्योंकि मेरी पढ़ाई अभी थोड़ी सी कम हो पा रही है क्योंकि एक दो दिन से थोड़ा जुकाम हो रहा है। तो सभी सब्जेक्ट आप कहाँ से पढ़ रहे हो, क्या क्या पढ़ रहे हो, किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे रहे हो, ये सभी बता देना मुझे। और प्लीज अगर किसी को सच में पता है कि मतलब एग्जाम कब तक हो सकता है, मतलब एकदम रियल पता हो किसी को, तो प्लीज कमेंट करना कि आप सबको क्या लगता है एग्जाम कब तक हो सकता है। क्योंकि मुझे लगता है अभी काफी सारा हमें रिवीजन वगैरह स्टार्ट करना पड़ेगा अगर एग्जाम जल्दी होता है तो, क्योंकि बोल रहे हैं कि शायद जुलाई के लास्ट में। मतलब एक तो मुझे समझ नहीं आता कि हर एक चैनल को जहां पर भी देखो कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि एग्जाम अब होने वाला है और एग्जाम अब होने वाला है, लेकिन जैसे वीडियो ओपन करके देखते हैं तो उसमें कहीं भी कुछ भी नाम नहीं होता। उसमें सिर्फ इतना बताया हुआ होता है कि अभी थोड़े दिन में डेट आ जाएगी कि एग्जाम कब होगा। एक्चुअली में किसी ने नहीं बताया सही से कि एग्जाम कब होगा। तो अगर आप में से किसी को भी कुछ पता है कि एग्जाम कब तक हो सकता है, कब होगा, तो प्लीज कमेंट कर देना। और अगर मैं बात करूं कि मैं क्या पढ़ रही हूँ फिलहाल, तो अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ्स तो मैंने काफी टाइम से नहीं पढ़ा है। मैथ में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है क्योंकि पहले मैंने मैथ का पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो इस वजह से अभी मैंने एकदम बिल्कुल रख रखा है मैथ को अलग, मैंने नहीं पढ़ा है मैथ। और लेकिन हाँ, मैं हिंदी वाला पार्ट थोड़ा पढ़ रही हूँ अब, क्योंकि हिंदी में भी काफी कभी कभी मिस्टेक हो जा रही है। और अगर बात करूँ तो ये ज्यादातर जो मिस्टेक होती है ना, ये थोड़े व्याकरण वाले पार्ट में होती है, जो पार्ट है जो याद करने वाला, जैसे हिंदी के तद्भव तत्सम शब्द हो गए या अनेकार्थी शब्द हो गए। जो मिस्टेक होती है ना थोड़ी बहुत, या तो वो इस पार्ट में होती है या फिर वो साहित्य वाले पार्ट में होती है। इन दोनों पार्ट में ज्यादा मिस्टेक होती है। और साहित्य वाला पार्ट भी थोड़ा डिफिकल्ट सा पूछ लेते हैं सर, तो इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। बाकी हिंदी का ठीक ठाक है और हिंदी का भी मैं रिवीजन कर रही हूँ फिलहाल तो हिंदी को मैंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया है। और अगर रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग का भी मैं पढ़ रही हूँ। रीजनिंग की मैं अपनी बुक से पढ़ रही हूँ, जो मैंने राहुल शर्मा सर की बुक मंगाई हुई है, उससे मैं करती रहती हूँ। जो जो टॉपिक्स मुझे डिफिकल्ट लगते हैं या जहाँ जहाँ पर मेरी मिस्टेक होती है, उन सभी टॉपिकों को मैं दोबारा से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर जीएस की बात करूँ तो जीएस भी मैं पढ़ रही हूँ। और हाँ, सॉरी, रीजनिंग के लिए मुझे ये भी बताना था कि रीजनिंग में जो मेंटल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट मैं अभी पढ़ रही हूँ। क्योंकि मेंटल एप्टीट्यूड को ना इतना हल्के में मत लेना, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 11 से 12 क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन आए थे, अगर मैं बात करूँ 17 की फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे मेंटल एप्टीट्यूड के, मेरे ऑलमोस्ट सारे सही थे। एक दो क्वेश्चन, शायद एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, बट जितना मुझे याद है मेरे सारे क्वेश्चन ठीक थे। क्योंकि मेंटल एप्टीट्यूड मैंने इतना ज्यादा नहीं पढ़ा था, लेकिन मेंटल एप्टीट्यूड जो ना एकदम ऐसा होता है जैसे पैडागोजी होती है सीटेट के लिए, जब हम पैडागोजी पढ़ते हैं तो ऐसे ही होते हैं दोनों सब्जेक्ट, पैडागोजी और मेंटल एप्टीट्यूड दोनों एक जैसे से ही होते हैं। तो इसलिए मुझे वाला पार्ट इतना डिफिकल्ट नहीं लगा था, हो गया था ये ठीक ठाक। तो इसके बाद में जो मैं मेंटल एप्टीट्यूड की क्लास ले रही हूँ, वो ले रही हूँ रवि पी तिवारी सर नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां पर रवि पी तिवारी सर ही पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं ना उनकी सिर्फ अभी आधी क्लासेस है मेंटल एप्टीट्यूड की, उनकी वो क्लासेस तो ले रही हूँ, लेकिन मैं उनके नोट्स भी बना रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर मैं बात करूँ जो उन्होंने पहली क्लास कराई है और जो दूसरी क्लास कराई है, उसमें ऐसा कुछ नोट करने वाला था नहीं, उसमें सिर्फ क्वेश्चन थे। तो ये दोनों क्लास तो मैंने नोट नहीं किए, लेकिन थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास मैंने नोट किया, मतलब उसके नोट्स बनाए हैं। तो इसलिए इन दोनों क्लासेस के मैंने नोट्स बनाए हैं। उसके बाद मैंने फिफ्थ क्लास की अभी उसके नोट नहीं बनाए हैं, उसके नोट्स मैं आज बनाऊंगी आई थिंक। और अगर बात करूं मैंने इसमें फिर उसके बाद मैंने 8वीं क्लास ली थी, उसमें भी ऐसा कुछ नोट करने वाला नहीं था, इसलिए मैंने उस क्लास के भी नोट नहीं किए हैं। तो सर ने 8 क्लासेस कराई हुई है, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो नोट करने वाला पार्ट है, उन सभी को मैं नोट करती हुई चल रही हूँ। क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो नोट करने वाली हैं, क्योंकि हमें वो एकदम ऐसे माइंड में नहीं रहेंगी। कुछ ऐसा नहीं है कि एक दो लाइन की चीजें, काफी सारे हैं। उनके स्थापना दिवस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एनएसजी के बारे में हो गया और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सभी चीजें तो नोट ही कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये याद नहीं रहने वाली है। और मेंटल एप्टीट्यूड का जो पार्ट है ना, वो अच्छा खासा आता है रीजनिंग में। अगर हमारे रीजनिंग नॉर्मल वाली रीजनिंग थोड़ी मिस्टेक भी हो जाती है, तो हम मेंटल एप्टीट्यूड वाले पार्ट से उसको कवर कर सकते हैं। इसलिए मेंटल एप्टीट्यूड वाला पार्ट भी आप पढ़ लेना। और अगर कोशिश करें तो रवि पी तिवारी सर, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको उनकी क्लासेस मिल जाएंगी। 8 क्लासेस हैं उनकी, और शायद अभी और क्लासेस भी कराएंगे। बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, वहां से आप सभी पढ़ सकते हो। और अगर जीएस वाले पार्ट की बात करूँ तो जीएस वाला पार्ट भी मैं पढ़ रही हूँ। एक तो अपनी येलो कलर की जो बुक है अंकित भाटी सर की, उससे पढ़ रही हूँ। बाकी कुछ मैं अगर कहीं भी मुझे ऑनलाइन मिल जाए तो वहां से पढ़ती रहती हूँ। और उसके बाद अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ, करंट अफेयर एक तो नेक्स्ट एग्जाम नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां से पढ़ रही हूँ। और अभी मैंने एक और नया स्टार्ट किया है, जो मैं पढ़ रही हूँ उत्कर्ष क्लासेस से, जहां पर सर पढ़ाते हैं करंट अफेयर वाला पार्ट। मैं उनकी क्लासेस ले रही हूँ, जो पूरा मंथली कराई हुई है सर ने। जैसे जून मंथ की एक ही वीडियो में कंप्लीट कराई हुई है और मई मंथ की एक ही वीडियो में कंप्लीट कराई हुई है।
तो वो वाली क्लासेस भी मैं सर की ले रही हूँ और सर ने भी काफी अच्छे से करा रखी हैं, तो दोनों ही मैं ले रही हूँ यहाँ से, क्योंकि जो करंट अफेयर वाला पार्ट है उसमें मेरी काफी ज्यादा मिस्टेक हो रही है, तो इसलिए मैं करंट अफेयर वाला पार्ट भी पढ़ रही हूँ। और आज मैं आप सभी को थोड़ा सा हिंदी साहित्य वाला पार्ट लिखवा देती हूँ, तो आई होप कि आप सभी नोट कर लेना, बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है। तो आज मैं आप सभी को जो हिंदी साहित्य वाला पार्ट है ना वो लिखवाने वाली हूँ। और देखो मैं भी भाई आप सभी की तरह स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, तो हो सकता है कहीं पर कुछ मिस्टेक हो तो आप सभी वो मिस्टेक बता देना, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। देखो इस संसार में तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है, कहीं पर कुछ मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैंने भी अलग अलग जगह से पढ़ा है। कभी मैंने यूट्यूब से पढ़ा है, कभी मैंने बुक से पढ़ा है, कभी नवीन सर से पढ़ा है, कभी विवेक सर से पढ़ा है। जहां पर भी मुझे अलग अलग साहित्य वाला पार्ट मिला था मैंने वो सभी को एक जगह पर लिख लिया है, तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने कहाँ से नोट्स बनाए हैं, लेकिन मैंने एक जगह लिखा हुआ है प्रॉपर, तो इसलिए हिंदी साहित्य वाला पार्ट आप सभी को आज लिखवा देती हूँ। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इसको लिख लेना, मतलब इसके नोट्स बना लेना। इधर मैं साइड में पिक्चर लगा दूंगी, उससे भी आप देख सकते हो, क्योंकि राइटिंग से इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बोलकर भी लिखवा देती हूँ और इधर आपको साइड में नोट पिक्चर भी दिख जाएगी, उससे आप नोट कर लेना। तो आज हिंदी साहित्य वाला पार्ट ही नोट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लेना माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो रचनाएं है ना वो सभी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो है इनकी रचना का नाम है माता, सेकंड है मुकुल, फिर हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, कर्मवीर, वेणु लो गूंजे धरा, पद्म भूषण से भी इनको मिल चुका है आई थिंक, पता नहीं पद्म भूषण इनको मिला होगा, पद्म भूषण कोई कृति तो मुझे नहीं लगता, पद्म भूषण अवार्ड इनको मिला होगा, शायद वो लिखा होगा मैंने। और एक इनकी है हिम तरंगिनी, जो कि जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है 1955 में, ये प्रथम व्यक्ति थे साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले 1955 में। और माखनलाल चतुर्वेदी जी की और जो रचना है वो है युग, चरण और समर्पण। तो ये जो इतनी रचनाएं मैंने आप सभी को अभी बताई हैं ये सिर्फ माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं हैं। और अब मैं बताती हूँ आप सभी को सरदार पूर्ण सिंह की जो रचनाएं हैं। सरदार पूर्ण सिंह की रचनाएं हैं आचरण की सभ्यता, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आई हुई है। आचरण की सभ्यता जो इनकी कृति है तो बहुत बार एग्जाम में आती है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली तो जरूर याद रखना। मजदूरी और प्रेम और एक ये आचरण की सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरदार पूर्ण सिंह की है आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम, कन्यादान और पवित्रता। और उसके बाद अगर मैं बात करूं राहुल सांकृत्यायन जी की है 22वीं सदी, भागो नहीं दुनिया को बदलो। और एक है मेरी तिब्बत यात्रा, और एक है यात्रा के पन्ने। और अगर मैं इनकी और कुछ अलग बात करूं राहुल सांकृत्यायन जी की, इनकी एक जो रचना है वो है लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, वोल्गा से गंगा, दर्शन दिग्दर्शन, लहासा की ओर, मेरी जीवन यात्रा। इधर जो साइड में लिखी हुई है ना, इधर राइट वाली साइड में जो लिखी हुई है ये वाली इन्हीं की हैं। तो मैं आप सभी को बोलकर इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है कौन सी रचना किसकी है, क्योंकि इनमें जब हम नोट्स बनाते हैं तो देखो अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं कि कहीं भी कुछ भी लिख दिया, तो हमें खुद को तो पता होता है कि हमने कहाँ पर क्या लिखा है। तो इसीलिए दर्शन दिग्दर्शन और राहुल सांकृत्यायन जी की है लहासा की ओर, मेरी जीवन यात्रा, गुलामी, दिमागी गुलामी और घुमक्कड़ शास्त्र। तो ये सभी जितनी भी रचनाएं मैंने आप सभी को बताई हैं, जो राइट में यहाँ तक लिखी हुई ना घुमक्कड़ शास्त्र तक, ये सभी रचनाएं राहुल सांकृत्यायन जी की है। और उसके बाद एक रचना है इनकी कलम का सिपाही, जो रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी पर आधारित है, ये अमृत राय ने लिखी है जो कि इनके पुत्र थे। और प्रेमचंद जी का जो नाम था, मतलब पहले जो इनको जिस नाम से बुलाया जाता था वो इनका धनपत राय था। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मतलब एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद जी का पहला नाम या मतलब पुराना नाम क्या था, धनपत राय था। और अगर मैं और रामरक्ष बेनीपुरी जी की कुछ कृतियों की बात करूं, इन सभी को प्लीज नोट कर लेना, क्योंकि बार बार नहीं होता जब आपको ये अलग अलग इस तरह से नहीं मिलेंगी एक जगह लिखी हुई, क्योंकि मैंने भी ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह से बनाई है, अलग अलग जगह से बना रखी है, इसलिए थोड़ी सी घिचपिच हो जाती है। क्योंकि जब मैं किसी एक भी लेखक की रचनाएं लिखती हूँ तो वहां पर इतना स्पेस नहीं होता, मुझे फिर कहीं और से मैं पढ़ती हूँ, फिर मैं उसको भी वहीं पर लिखने की कोशिश करती हूँ ताकि उनको याद करने में आसानी हो। तो रामरक्ष बेनीपुरी जी की अगर आप लिखोगे, चिता के फूल, पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, गेहूं और गुलाब, जंजीर और दीवारें, कर्मवीर। तो कर्मवीर में ना कंफ्यूजन मत करना कि कर्मवीर देखो इनकी भी है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की भी है कर्मवीर और रामरक्ष बेनीपुरी जी की भी कर्मवीर है। और ये सभी एक दो रचनाएं जो एक्स्ट्रा लिखी हुई है मैंने भवानी प्रसाद मिश्र की है बुनी हुई रस्सी, प्रताप नारायण मिश्र जी की है खुशामंद और बाल मुकुंद गुप्त की है शिव शंभू का चिट्ठा। तो ये आई थिंक ये जरूर ये 3 रचनाएं होंगी, ये जो लिखवाई होंगी नवीन सर की लिखवाई हुई रचनाएं हैं आई थिंक ये 3। तो मैंने आप सभी को लिखवाई है माखनलाल चतुर्वेदी जी की, सरदार पूर्ण सिंह जी की, राहुल सांकृत्यायन जी की और रामरक्ष बेनीपुरी जी की। और इसके बाद आप लिखना विद्यापति जी की कुछ रचनाएं हैं। विद्यापति जी की हैं पदावली,
कीर्ति लता जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ है, और कीर्ति पताका है, और एक है गोरक्ष विजय। और अगर मैं बात करूं केशव दास जी की रचनाएं हैं रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, और विज्ञान गीता, छंदमाला, रसिक प्रिया, और नखशिख। तो थोड़ा सा हो सकता है आपको जो मतलब जो लिखा हुआ है, मेरी राइटिंग ना बहुत पुरानी है, अभी के नोट्स नहीं है, पुराने टाइम के नोट्स है, और मेरी राइटिंग चेंज होती रहती है, कभी समझ नहीं आती मुझे भी। जो पहले की राइटिंग थी तो थोड़ी सी आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैं बोलकर बता भी रही हूँ आप सभी को, और साइड में पिक्चर भी लगी होगी, उससे आपको और ज्यादा क्लियर से समझ आ जाएगा। और उसके बाद अगर बात करूँ बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की है उर्मिला, कुमकुम, रश्मि रेखा, और ऐपलक। और अगर मैं बात करूं वृंदावन लाल वर्मा जी की है मृगनयनी, झांसी की रानी, और चित्रलेखा। देखो वृंदावन लाल वर्मा जी की झांसी की रानी है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये झांसी की रानी जो कविता आई थिंक जो ये है झांसी की रानी उनकी भी है, एक सुभद्रा कुमारी चौहान जी की भी है झांसी की रानी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन मत रहना कि ये इनकी है उनकी है, दोनों ने लिखी है इस नाम से। तो वृंदावन लाल वर्मा जी की मृगनयनी, झांसी की रानी, और चित्रलेखा। और अगर यशपाल जी की बात करूं, इनकी है दादा कामरेड, झूठा सच, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, और मनुष्य के रूप। यशपाल जी की ये हैं। और अगर लल्लू लाल जी की बात करूं, ये इंपॉर्टेंट है, लल्लू लाल जी की याद कर लेना। एक तो है सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, और प्रेम सागर। और एक मैंने एक्स्ट्रा लिखी हुई है, ये है अन्य से अनन्या, प्रभा खेतान जी की रचना है। ये किसी एग्जाम में पूछी हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दी थी। आई थिंक यूपी टेट या सी टेट के किसी एग्जाम में आई थी ये जो रचना है, अन्य से अनन्या, प्रभा खेतान जी की है। और सोहनलाल द्विवेदी जी की अब हम लिखने वाले हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी की है, एक फर्स्ट है भैरवी, पूजा गीत, युगाधार, बसंती, दूध बताशा। इनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है सोहनलाल द्विवेदी जी की, काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। दूध बताशा, झरना, कुणाल, और वासवदता। और अगर एक एक्स्ट्रा रचना की बात करूं, राम कुमार वर्मा जी की है दीपदान, और रेशमी टाई जो है ये भी राम कुमार वर्मा जी की है। और अगर मैं बात करूं विष्णु शर्मा जी की पंचतंत्र है, ये तो सभी ने पढ़ी होगी पंचतंत्र। और उसके बाद 3 रचनाएं और हैं जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जो किसी एग्जाम में आई होंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से एक्स्ट्रा में लिखी हुई है। एक है अरण्या जो की है नरेश मेहता जी की, और एक है मगध जो की है श्रीकांत वर्मा जी की, और नीला चांद है शिव प्रसाद सिंह की। नीला चांद जो शिव प्रसाद सिंह की है, इसको आई थिंक व्यास पुरस्कार मिल चुका है इनको, तो ये वाली है। और अगर मैं बात करूं कि आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो आदिकाल के प्रमुख कवि हैं अमीर खुसरो, जिनको खाली कबारी भी कहा जाता है, और एक है चंद बरदाई जी, विद्यापति, नरपति नाला, जगनिक। ये आदिकाल के कुछ प्रमुख कवि हैं। और अगर मैं बात करूं मोहन राकेश जी की रचनाएं हैं कुछ, मोहन राकेश जी की रचनाएं भी इम्पोर्टेंट है। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। और अगर मैं भक्ति काल के कुछ कवि की बात करूं, क्योंकि ये क्वेश्चन ना अलग से पूछ लिया जाता है कि भक्ति काल के कवि कौन है, पहचानने होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऐसे आदिकाल के भी पूछ लिए जा सकते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं रहीम, रैदास, रसखान, तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, कबीरदास, और जायसी। तो ये तो याद रखना काफी आसान है। भक्ति काल के जितने भी कवि हैं ना, ये सभी मतलब आपको पता होगा, ज्यादातर तो इन्होंने जितने भी हैं ये जैसे सूरदास जी की बात करूं, इन्होंने कृष्ण भक्ति पर ज्यादा लिखा है। तुलसीदास जी की बात करूं, उन्होंने राम भक्ति के लिए ज्यादा लिखा है। तो मतलब किसी की भक्ति जब जिन्होंने की है, जिस तरह से उनकी जो रचनाएं हैं उनमें ना भक्ति झलकती है, इस वजह से इनको भक्ति काल के हैं ये। तो अगर मैं बात करूं, उसके बाद आता है रीतिकाल के कुछ प्रमुख कवि हैं, जैसे सेनापति जी हैं, केशव दास, भिखारी दास, घनानंद बिहारी। इनकी एक तो काफी फेमस रचना है बिहारी सत्सई, एक ही रचना है इनकी। और पद्माकर है, और भूषण है। ये रीतिकाल के कुछ प्रमुख कवि हैं। और भूषण जी की रचनाएं भी काफी बार पूछ ली जाती हैं, तो इनको जरूर पढ़ लेना। और अगर मैं बात करूं फणीश्वर नाथ रेणु की, देखो ये किसी उससे रिलेटेड नहीं है, ये फणीश्वर नाथ रेणु रीतिकाल या भक्तिकाल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनकी जो रचनाएं हैं वो मैं आप सभी को बता रही हूँ। फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचनाएं हैं मैला आंचल, पड़ती परिकथा, जुलूस, और दीर्घतया। मैला आंचल इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, जिसकी वजह से इनको मतलब आंचलिक उपन्यासकार भी कहा जाता है आई थिंक। तो ये वाली रचना काफी इंपॉर्टेंट है इनकी, फणीश्वर नाथ रेणु जी की मैला आंचल, इसको याद रखना जरूर। और वृंदावन लाल वर्मा जी की है मृगनयनी, कभी न कभी। ये जितनी भी मैं बता रही हूँ कृति है, इनका मुझे एक्चुअली ये नहीं पता कि उपन्यास है या फिर कविता है या क्या है, लेकिन सिर्फ इतना पता है कि वृंदावन लाल वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। तो इनकी है मृगनयनी, कभी न कभी, झांसी की रानी, और कचनार। और अगर मैं बात करूं देवकीनंदन खत्री जी की है, देवकीनंदन खत्री जी जिन्होंने इनके अलग अलग उपन्यास भी हैं, ये चंद्रकांता,
चंद्रकांता आपने देखा होगा, एक सीरियल भी आता था, वो इन्हीं पर बेस्ड था आई थिंक, देवकीनंदन खत्री जी के चंद्रकांता उपन्यास पर। और एक है काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी। तो देवकीनंदन खत्री जी की सिर्फ इतनी ही है। और चंद्रबरदाई जी की अगर मैं बात करूं तो चंद्रबरदाई जी की हैं पृथ्वीराज रासो, मोहम्मद गौरी, हिंदी कवि और आदिकाल, ये चंद्रबरदाई जी की हैं। और श्रीलाल शुक्ल जी की एक रचना है सूनी घाटी का सूरज और अंगद का पांव, ये दो मैंने अलग से लिखी हुई है, ये श्रीलाल शुक्ल जी की है। तो और उसके बाद अगर मैं बात करूं मन्नू भंडारी जी की एक दो रचनाएं आप लिख लेना। मन्नू भंडारी जी की रचनाएं हैं, एक है महाभोज, एक इंच मुस्कान, और तीसरी है यही सच है, और फोर्थ है आपका बंटी। ठीक है, 4 रचनाएं मेरे पास, तो इनकी 4 रचनाएं लिखी हुई है मन्नू भंडारी जी की। महाभोज, सेकंड है एक इंच मुस्कान, थर्ड है यही सच है, और फोर्थ है आपका बंटी। और उषा प्रियवंदा जी की भी 2 रचनाएं लिखी हुई है मेरे पास, एक तो है शेष यात्रा और एक है 55 खंबे लाल दीवार। अभी के लिए तो आप सिर्फ इतनी ही रचनाएं नोट कर लो, बाकी की जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी लेखक हैं, उनकी जितनी भी प्रमुख कृतियां हैं, वो मैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में आप सभी को लिखवा दूंगी। आई थिंक 10 या 11 पेजेस के आसपास और हैं, तो वो मैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में आप सभी को लिखवा दूंगी। क्योंकि ये तो मैंने जो आज आपको लिखवाया ना, ये काफी साफ साफ लिखा हुआ है, मेरी राइटिंग मेरे अकॉर्डिंग जो काफी साफ साफ लिखा हुआ है, ये काफी दूर दूर भी लिखा हुआ है। लेकिन इसके अदर जो नेक्स्ट जो बाकी जो बचे हुए पेजेस है ना, उनमें राइटिंग और भी ज्यादा बेकार आई हुई है, और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सी मतलब कौन से लेखक की कृतियां कहाँ से शुरू हैं। तो इसलिए मुझे बोलकर भी लिखवानी पड़ेंगी, इसलिए मैं आप सभी को नेक्स्ट वाली वीडियो में सारी लिखवा दूंगी। और अगर आप चाहो तो, अगर आप सच में जेन्युइनली लिखना चाह रहे हो, तो मैं आपको मैथ के भी फॉर्मूले वगैरह लिखवा सकती हूँ। लेकिन ये होता है ना कि मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाऊं, फिर बच्चे ना लिखते नहीं है। क्योंकि मैंने देखा, मैंने पहले भी आपको बताए हुए थे, हिंदी साहित्य वाला पार्ट आई थिंक मैंने पहले भी बताया हुआ है, लेकिन आई डोंट थिंक किसी ने भी नोट किया था, तो इसीलिए मैंने नहीं बताया था। तो अभी शायद आप सभी नोट कर लोगे, क्योंकि मैंने बोलकर भी लिखवा दिया, साइड में पिक्चर भी लगी हुई है, तो अच्छे से नोट हो जाएंगे। और बाकी आप सभी को कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। और जिन भी बच्चों का सीटेट का एग्जाम है, और अपना अच्छे से एग्जाम करना, और जितना भी हो सके ना, तो मतलब इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती सीटेट के एग्जाम में, तो अपना एकदम बिंदास होकर सभी क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करना। और सीटेट के एग्जाम में टाइम कम नहीं पड़ता है, काफी टाइम मिलता है, हमें 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, तो इजीली हो जाते हैं। तो अच्छे से अपने क्वेश्चन करने हैं सभी। और बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।